90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश हर घर विराजमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में मौजूद रहे और मोदी ने ग्लोबल गुड का विजन बाली में इस मंच से पूरी दुनिया के सामने रखा। G20 सम्मेलन के पहले दिन विश्व नेताओं के बीच मोदी ने दुनिया के संकटों पर भारत का सॉल्यूशन सामने रखा। ये युद्ध की सदी नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बात की गूंज रही। लेकिन क्या भारत का विपक्ष दुनिया में मोदी पावर को कम करके आंकता है? क्योंकि एक तरफ बाली वाली मोदी की देशभक्ति है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार महंगाई जैसे मुद्दे पर नाकामी छिपाने के लिए देशभक्ति की आड़ लेती है। जब दुनिया डावाडोल तब मोदी के भारत से उम्मीद, तो फिर विपक्ष को आखिर शक किस बात का है, ये बड़ा सवाल है। G20 में मोदी का विश्व गुरु वाला विजन, लेकिन क्या देश में विपक्ष के भीतर है कंफ्यूजन? आज यही है सवाल पब्लिक और इसी के इर्द गिर्द होगी बड़ी चर्चा। बाली में G20 सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पर हुए सत्रों में भारत का पक्ष रखा। कल डिजिटल ट्रांसमिशन के सत्र में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। दुनिया के नेताओं से आज के इनफॉर्मल मीटिंग्स के बाद कल पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर सकते हैं। दिसंबर में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने से पहले बाली में हो रहे 17वें G20 सम्मेलन में मोदी की एक एक बात बेहद अहम है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए बाली में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। जब कोरोना के असर पर और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया पहले से ज्यादा बिखरी हुई और तनावग्रस्त दिखाई दे रही है, महंगाई और विकास दर को लेकर अर्थव्यवस्थाओं में हाहाकार मचा हुआ है, तब पीएम मोदी की जो बातें आपने सुनी उसे एक और बयान कहकर क्या खारिज किया जा सकता है, ये सवाल है। महंगाई, रुपए की कमजोरी और विकास दर पर पड़े असर से भारत अछूता नहीं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत ही है जो स्थिर नजर आता है और ऐसे हालात में मोदी की बातें G20 सम्मेलन में मायने रखती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक G20 सम्मेलन पर नेताओं के घोषणा पत्र का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें युद्ध की सदी को खारिज करने का स्टेटमेंट है। आपको याद दिला दें कि सितंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने ही कहा था कि यह युद्ध की सदी नहीं है। मोदी के बयान को सितंबर में ही यूएन आम सभा में कई वर्ल्ड लीडर्स ने अपने बयान में शामिल भी किया था। लेकिन जब पीएम मोदी न्यू इंडिया के विजन के साथ दुनिया में सबसे विश्वसनीय नजर आ रहे हैं, तब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की राय सरकार को लेकर क्या है, इसे आपको सुनवाते हैं।
इनकी सब पॉलिसियां हिंदुस्तान के लोगों को डराने का काम करती है। जो डरता है वो बढ़ता है, उसके दिल में नफरत पैदा होती है, समाज बढ़ता है और फिर कहते हैं भैया आप देशभक्त हैं। किसान का कर्जा माफ नहीं करना देशभक्ति, नोटबंदी देशभक्ति, फलस्तीन की देशभक्ति, देश में नफरत फैलाना देशभक्ति, किसान के काले कानून देशभक्ति, बेरोजगारी देशभक्ति, महंगाई देशभक्ति, ये हिंदुस्तान की देशभक्ति नहीं है, ये आरएसएस की देशभक्ति है। तो सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई में देशभक्ति की आड़ वाला राहुल गांधी का आरोप क्या भारत में छिड़ी राजनीतिक लड़ाई की असली जड़ है? विपक्ष का नैरेटिव है कि 2014 में मोदी के आने के बाद से हिंदुस्तान डूब रहा है, भारत का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। लेकिन क्या आज हिंदू राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है, इसीलिए ऐसे आरोप लग रहे हैं? हिंदू विमर्श विपक्ष के कुछ नेताओं को कितना चुभता है, इसकी मिसाल भारत में होने वाले 18वें G20 सम्मेलन के लोगों की कंट्रोवर्सी से भी समझ आता है। जो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है, उसे बीजेपी का लोगो कहकर हंगामा करना कहां तक सही है, ये सवाल है। बहरहाल भारत में चल रही सहिष्णुता, असहिष्णुता, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी तमाम बहसों के बीच आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान किया है। उन्होंने अखंड भारत की आरएसएस की सोच के जरिए एक बड़ी लकीर खींची है। हम सबके पूर्वज समान हैं। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि आकांक्षा होती है उसको पूरा करो, लेकिन सबकी पूजाओं का आदर करो। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। तो आज सवाल पब्लिक का जिसके इर्द गिर्द बहस होगी। सबसे पहला सवाल, क्या G20 में पीएम मोदी के ग्लोबल गुड के विजन से दुनिया का संकट सुलझेगा? सवाल नंबर 2, जब मोदी का विजन दुनिया मान रही है, तब क्या विपक्ष मोदी पावर को कम करके आंकता है? सवाल नंबर 3, सरकार वर्सेस विपक्ष की लड़ाई में राहुल गांधी देशभक्ति का मुद्दा क्यों लेकर आए हैं? सवाल नंबर 4, क्या अखंड भारत पर आरएसएस की सोच में हिंदू मुस्लिम समस्या का सॉल्यूशन है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त डिबेट में मौजूद है। बीजेपी से कुछ ही देर में हमारे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी से अजय वर्मा हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत सरीन विदेश मामलों की जानकार इस वक्त पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। डिबेट की शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स मैं सबसे पहले लूंगी और 30-30 सेकंड का समय अपने हर वक्ता को दूंगी ताकि शुरुआत में सबके विचार एक एक बार आ जाएं। तो शुरुआत में यहां पर सुशांत सरीन जी आपके साथ करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल गुड की बात की कि भारत इसे अपना दायित्व समझता है कि जो भी हम कदम उठाएं उसमें दुनिया के लिए भी बेहतरी छिपी हो। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा विजन है। क्या भारत में ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस ताकत को कम करके आंका जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल आंका नहीं जा रहा, वो राजनीति होती है और अपनी तरफ अपनी जगह वो राजनीति ठीक है, जितनी मर्जी करते रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री ने बात की या जो विजन दिखाया उससे किसी को आपत्ति हो सकती है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक स्ट्रक्चर है उसको अस्थिर बनाने की बात करें, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है इस पर? तो उस पर तो मेरे ख्याल अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, राजनीति करने के लिए ठीक है, जितनी मर्जी करते रहें। लेकिन मेरे ख्याल जो कुछ प्रधानमंत्री ने विजन दिखाई है उसमें दो राय नहीं हो सकती। बाकी ये ठीक है कि जो प्रधानमंत्री वहां पर विजन दिखा रहे हैं उसको आप कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बाकी जो दुनिया है उसमें कितना अपना हिस्सा डालती है, क्या बाकी दुनिया की भी वही विजन है, नहीं है, ये एक अलग सवाल हो जाता है। और मेरे ख्याल वहां पर और ज्यादा पेचीदगियां आ जाती हैं। लेकिन प्योरली ऑन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो बातें बोली जा रही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही जा रही हैं, लेकिन भारत के भीतर जिस तरह की राजनीति छिड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी कभी कभी बहुत छोटे नजरिए से देखा जाता है, क्या आपको लग रहा है कि ये अब एक आदत सी बनती चली जा रही है? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर बस पहली लाइन ये कि राजनीति में आप कैसे व्यवहार करेंगे उससे आपका भविष्य तय होगा। तो मैं राहुल गांधी का जो बयान है उस पर बस यही टिप्पणी करूंगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो दृष्टिकोण ऐसा नहीं, उनका विजन आज नहीं तय हुआ। लेकिन 2015 से लगातार सबसे पहले आप डिफेंस और इकोनॉमी के तौर पर जब तक वर्ल्ड पावर में शामिल नहीं होंगे तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आप क्रूशियल स्टेजेस पे, यानी आप दुनिया जब संकट से जूझ रही हो तो दुनिया के देश आपकी तरफ देखते हैं या आप दुनिया की तरफ देखते हैं। वैक्सीन का उदाहरण बहुत बड़ा है। जब दो देशों के बीच में विवाद हो तो दुनिया आपकी तरफ देखती है या आप चुप हो जाते हैं, कहते हैं भाई हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये वाला ना नाराज हो जाए, वो वाला ना नाराज हो जाए। दुनिया की जो वर्ल्ड पावर्स है वो आपको कैसे देखती हैं? तो मुझे लगता है कि आज भारत और भारतीय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री इन सभी मोर्चों पर बहुत सलीके से, बहुत सोबर तरीके से अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। बेहतर होता कि देश का विपक्ष ये कहता कि आज हमारे प्रधानमंत्री देश को लेकर यहां खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, जनता सब देख। ठीक है, राजनीतिक दलों से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन आशुतोष जी आपका भी ओपनिंग रिमार्क यहां पर लेना चाहूंगी। 30 सेकंड का समय है। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपने प्रधानमंत्री या अपनी मौजूदा सरकार की तारीफ करते समय भूल जाते हैं कि अतीत में क्या हुआ है। और मैं खाली उन लोगों का, आज अमित मालवीय का एक ट्वीट देखा, देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी भी हुई कि उनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीजों का अंदाजा नहीं है। हम आप लोगों को बता दें कि मनमोहन सिंह का जितना सम्मान था, और मेरे पास वो तमाम क्लिपिंग्स इस वक्त मौजूद हैं जब मनमोहन सिंह को 2013 में दुनिया का नंबर 1 न्यूज़वीक ने की थी कि नंबर 1 पे मनमोहन सिंह थे जिनको पूरी दुनिया के नेता प्यार करते थे, और तब उनको लिखा गया था ही एज अ की रोल इन इंडियाज इमर्जेंस एज वन ऑफ द राइजिंग पावर्स ऑफ द 21st सेंचुरी। और ये बराक ओबामा उनके बारे में क्या कहते थे, जब दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही तो पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती थी और हम उनसे सलाह लेते। जॉर्ज बुश ने मनमोहन सिंह के बारे में कहा था, व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। लेकिन आज की राजनीति इतनी घटिया और इतनी खराब है कि वो अपनी तारीफ करने के लिए मनमोहन सिंह की बुराई करना, मनमोहन सिंह को बिल्कुल गटर में फेंक देना, ये जो राजनीति है, ये राजनीति बहुत खतरनाक राजनीति है। इससे किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ अपनी कुंठा बाहर निकलती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 30 सेकंड में भी ओपनिंग रिमार्क्स ले रही हूं, लेकिन अपराजिता जी आरोप तो बड़े लग रहे हैं, और एक बड़ा आरोप ये भी है कि क्योंकि अपना कद बढ़ाकर दिखाना है तो आप अपने से पूर्ववर्तियों का कद जो है घटाने की कोशिश करते हैं, लकीर लंबी क्यों नहीं खींच रहे हैं, यह आरोप है। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यह कह दूं कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और अभी सारे देशों की नजर हमारे ऊपर है। 1 दिसंबर 2022 से हम G20 की अध्यक्षता का भार भी लेने जा रहे हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में इंडोनेशिया में, बाली में जो चल रहा है, जो बातें चल रही है, मुझे लगता है यह कहीं ना कहीं ऐसा संदेश दे रहा है कि भारत केंद्र बिंदु पर खड़ा है। देखिए क्या होने वाला है, करीबन 20 एंगेजमेंट्स हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के 45 घंटों के प्रवास में, 20 एंगेजमेंट्स हैं, और बायलैटरल मीटिंग्स पर प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान देते हैं। 10 विश्व नेताओं के साथ उनकी अलग बातचीत है, 1 to 1 जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बायलैटरल कहते हैं, वो बातचीत है। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी सेकंड को, मुहूर्त को नष्ट न कर 45 घंटों में जितना काम समेट सकते हैं वो करेंगे। और बड़ी बात यह है कि अभी हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है, अभी मैं 30 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क्स ले चलने वाली अर्थव्यवस्था, और इसी वजह से पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध ठीक है। अपराजिता जी, आरोप ये था कि विश्व तो आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आपके अपने नेता क्या कर रहे हैं, और वो पूर्ववर्ती सरकारों में, क्योंकि यहाँ पर जैसे आशुतोष जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया कि कैसे उनका कद घटाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सवाल था, इस पर मैं आपसे आगे फिर जवाब लूंगी। हमारे साथ अजय वर्मा जी और घनश्याम तिवारी
जी भी पैनल में मौजूद हैं। 30-30 सेकंड में मैं चाहूंगी आप दोनों भी अपना अपना ओपनिंग रिमार्क दें, फिर ओपन डिबेट की शुरुआत करेंगे। अजय वर्मा जी। मीनाक्षी जी, संसार ने जब देखा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न और विश्व के शक्तिशाली नेताओं में शुमार कि संसार में भारत की, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। हट गई आवाज? बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है सर, कंप्लीट करिए। संसार में भारत को जो दर्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिलाया, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसार में जो भारत का दर्जा, बहुत सारे सम्मेलन, बहुत सारे कार्यक्रम की अध्यक्षता, मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक उदारीकरण की नीति दी और जो संसार में भारत का रुतबा जलवा कायम किया, वो उदाहरणीय है, विश्व के अनुपम उदाहरण है कि संसार ने क्या क्या कहा। लेकिन देश के लोगों को देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत सारी बड़े बड़े प्रोग्राम्स के भारत ने इंटरनेशनल पॉलिसी में अध्यक्षता की है। राजीव गांधी साहब ने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। लेकिन आज चूंकि इनके बीजेपी के आईटी सेल, इनके प्रोपोगंडिस्ट देश में क्या हालात हो रहे हैं उसे भूल जाएंगे। उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, मैं निंदा करता हूं, इन्हीं की स्टेट के लोग हैं वो, जहां इनकी सरकार है। लेकिन आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद पे चर्चा करने गए हैं, जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करने गए हैं, पॉल्यूशन पर चर्चा करने गए हैं। ठीक है, एक पार्ट है, G20 एक पार्ट है और उसमें 20-19 कंट्रियों के और प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति सर, आपके पास 30 सेकंड का समय पूरा हो गया। घनश्याम तिवारी जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। केवल इवेंट बनाना ये उचित नहीं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। 3 बातें हैं। सर्वप्रथम, प्रधानमंत्री देश के बाहर है, G20 की समिट है, उसके बाद भारत अध्यक्षता करेगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन देश के नजरिए से जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो पूरी हों इस समिट में। जहां तक समिट में भारत के स्थान की बात करें तो आप देखिए 2014 में जब ये सरकार आई थी, चीन की इकोनॉमी लगभग $10 ट्रिलियन की थी। आज चीन की इकोनॉमी लगभग $18 ट्रिलियन की है। उस समय जो अमेरिका की इकोनॉमी थी वो लगभग $17 ट्रिलियन की थी। आज अमेरिका की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन की है। भारत की इकोनॉमी $2.1 ट्रिलियन की थी, अब 3.1 ट्रिलियन की है। तो वो देख लीजिए, या फिर आर्थिक दृष्टि से देख लीजिए, या फिर सामाजिक दृष्टि से देख लीजिए, या लोकतांत्रिक दृष्टि से देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए, जेंडर देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, या दिल्ली का पोल्यूशन देखिए। बहुत सारी चीजें हैं जहां सरकार अगर देखे, प्रधानमंत्री जी के शानदार कपड़ों में और लिबास पे ना जाए और उनकी फोटो ऑप्स में ना जाए और वास्तविकता को देखे, तो देश में जो निम्न मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग है और जो गरीब वर्ग है वो तहस नहस हो गया इस सरकार में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी देश के स्तर पर तो असफल रहे हैं, लेकिन विदेश नीति में भारतीय जनता पार्टी कहती है बहुत सफल है। तो इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सफल हों। ठीक है, चलिए अब मैं ओपन डिबेट की यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ। अपराजिता सारंगी, देखिए बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगे और आरोपों के केंद्र में जो बिंदु दिखाई दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो मौजूदगी भारत की दिखती है उससे अलग देश में, चाहे महंगाई का मोर्चा है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे गरीबी की बात है, या फिर लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात है, कई ऐसे मामले हैं जिस पर विपक्ष सीधे तौर पर आप पर यह आरोप लगा रहा है कि देशभक्ति की आड़ में, उस बादल के नीचे, उस क्लाउड के नीचे आप इन सब चीजों को छिपा लेते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हर सकारात्मक क्रिया के बाद इनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, आती रहेगी, क्योंकि यह करने से इनकी टीआरपी बढ़ती है, मैं कह दूं। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं लगता है मोदी जी का विरोध करना इनके लिए अस्तित्व का सवाल है, इनकी सार्थकता दिखती है अगर ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ भारत में नहीं विश्व में बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। देखिए, याद रखना होगा कि कोविड प्रबंधन में भारत ने बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ा और 100 देशों को यहाँ से वैक्सीन भेजी थी, दवाइयां भेजी थी। इस बात को हमें याद रखना होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, वर्मा जी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, बढ़ने वाली जब आपको अवसर दूंगी उस समय बोलिएगा, ठीक है? वो बोलने अपना वक्तव्य रख लें। करीबन 140 करोड़ जनता है, बहुत बड़े देश को संभाल कर चलना, इतने सारे विरोधी हैं, इन सबको संभाल कर आगे बढ़ना बड़ी बात है। मैं कह दूं, ये जो एक मन में इनकी आशंका है कि हम दूसरों को नीचा दिखाते, ऐसा नहीं, हम अपना कदम बढ़ाने लगे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष जी ने तो यही सवाल उठाया ना, अपराजिता जी एक मिनट बात सुनिएगा, आशुतोष जी ने तो लेकिन यही सवाल उठाया ना कि अमित मालवीय जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं देशों के साथ। अपराजिता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नारा लगाते हुए अपराजिता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
अपराजिता जी, अभी कुछ देर पहले आशुतोष जी ने यही सवाल उठाया ना कि अगर अमित मालवीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो ये नजरिया पेश करती है कि आप उनका एक क्रिटिसिज्म लेकर आ रहे हैं कि जिससे आप बड़े दिखाई दें, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो सीधे सीधे बीजेपी के आईटी सेल पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सच से इतनी खौफ क्यों है कि मुझे समझ में नहीं आता है। जो सच है वो सच है, सरकार ने, और जो गलत होता है वो गलत होता है। पाकिस्तान जो दिखता है वही बोला जाता है। आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अगर हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकलाप और तरीके की तुलना करें तो मुझे लगता है देश का बच्चा बच्चा वही कहेगा जो अमित मालवीय जी ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भी उदाहरण गिनाए ना कि किन किन लोगों ने, पूर्व प्रधानमंत्री और किन बड़ी हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बड़ी बातें की, उन्होंने उसका भी उदाहरण दिया। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि अपनी लकीर बड़ी करिए, आखिरकार पूर्ववर्तियों के ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ठीक है, मिल रहा है, ठीक है आशुतोष जी, लेकिन क्योंकि आपके वक्तव्य को लेकर ही ये सवाल अपराजिता जी से हुआ, तो यहाँ पर अब बड़ी तस्वीर ये भी है कि क्या एक आदत ये बनती जा रही है कि कोई भी मामला होगा, कोई भी बात होगी, वो भारतीय राजनीति में एक विवाद का विषय बन जाएगी, चाहे वो G20 के लोगों में कमल के फूल का आना हो या फिर प्रधानमंत्री की मौजूदगी किसी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो, लेकिन वो पेटी पॉलिटिक्स में किसी ना किसी तरह से पड़ ही जाएगा, क्योंकि ये सूट करता है, मोदी विरोध सूट करता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स क्यों है कि मोदी विरोध सूट करता है। मुझे इस बात, जब भी जितनी बार मैं सुनता हूं, मुझे इस बात को लेकर हंसी आती है, क्योंकि ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो विदेश नीति है, इसमें देश में हमेशा से एक मत रहा है। बिल्कुल सही जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होता है तो भारत का सम्मान होता है। हम सब लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए, और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर सम्मान हो रहा है तो हम सब लोगों को अच्छा फील करना चाहिए, हम लोगों को बेहतर फील करना चाहिए। लेकिन यही बात देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोगों को भी कहना चाहिए। जो ट्वीट आज अमित मालवीय ने लिखा है, वो उस ट्वीट को जरा मुझे बताइए कि क्या आप उससे सहमत हैं? क्या दुनिया में मनमोहन सिंह का जितना सम्मान था, और मैं पढ़ के सुना देता हूं कि बराक ओबामा ने उनके बारे में, पहली बात मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी 2011 को उस वक्त का जो न्यूज वीक था, उसने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में दुनिया के 10 बड़े नेताओं का जिक्र किया गया था कि ये वो दुनिया के 10 बड़े नेता हैं जिनको दुनिया के दूसरे नेता प्यार करते हैं, और उस लिस्ट में मनमोहन सिंह का नाम नंबर 1 था। ठीक है, नंबर 1, ये मैं पढ़ देता हूं। When Newsweek ranked world leaders, Mr. Singh ranked first, winning praise for his modesty and incorruptibility. He was described as a leader that other leaders love. इसके अलावा जो गॉर्डन ब्राउन, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह इज अ ग्रेट लीडर नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ वर्ल्ड। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बराक ओबामा उनके बारे में क्या कहते हैं, एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्लस अगर आप दूसरी रिपोर्ट को भी देखें तो भी आपको इस बात का एहसास होगा। तो मैं ये कहता हूं कि मनमोहन सिंह का, नरेंद्र मोदी जी, चलिए वो तो सिर्फ अमित मालवीय की बात होगी ना, लेकिन आशुतोष जी चलिए आप बड़ी नजर से दुनिया को देखते हैं। आशुतोष जी, आप बड़ी नजर से दुनिया को देखते हैं। चलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से लेकर अब तक जितनी बार मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रही है, या जो भी वहां से उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, अगुवाई करते हुए बड़ी बातें रखी हैं, कोई बात तो ऐसी हुई होगी ना जो आपको भी लगी होगी कि एग्जाम्पलरी है या बहुत अच्छी है या शानदार है? ऐसी कोई बात है आपकी नजर में? नहीं, मैं तो एक बात जानता हूं, और मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, दुनिया में सम्मान जब उनका होता है तो हमारा भी सम्मान होता है। इस बात को फर्क करिए, ठीक है? लेकिन जरा अमित मालवीय से सवाल पूछिए कि मनमोहन सिंह को डिमीन करने की, बिलिटल करने की कोशिश क्यों बीजेपी की तरफ से हो रही है? लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए आपने उदाहरण गिनाया ना, मैं कह रही हूँ एक नरेंद्र मोदी जी के लिए एक उदाहरण दे दीजिए, चलिए अगर है तो। मैं आपसे कहता हूँ कोई एक उदाहरण आपकी नजर में जो है कि यहाँ पर उन्होंने बेहतर तरीके से ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी, कोई एक बात। आप मेरा इम्तिहान मत लीजिए। नहीं सर, टेस्ट की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रही हूँ कि कोई एक ऐसा कोई उदाहरण। एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर अमित मालवीय ने जो कहा, क्या उसकी निंदा होनी चाहिए या निंदा नहीं होनी चाहिए? सर आप मेरे पैनल पर मौजूद हैं, आप बैठकर निंदा कर रहे हैं और ये बात पूरे देश के सामने जा रही है, इससे ज्यादा और क्या करना है? मैं उल्टा आपसे ये जानना चाह रही हूँ। चलिए ठीक है, आपने अमित मालवीय का क्रिटिसिज्म किया, वो पूरे देश के सामने है। अब मैं कह रही हूँ सर, एक बार सुन लीजिए सर, प्लीज एक बार सुन लीजिए।
एक बार सुन लीजिए सर, आप कंप्लीट करिएगा सर, एक बार सुन लीजिए बस। मैं ये पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर साल 2022 तक कोई तो एक बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छी की होगी। मैं बस वो एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी नजर में बताइए। एक नहीं, कई बातें हैं जैसे, और सबसे लेटेस्ट बात यह, जिस तरीके से यूक्रेन वॉर में देश ने स्टैंड लिया है, ठीक है, और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से भारत खड़ा रहा मजबूती के साथ, चाहे यूनाइटेड नेशंस में खड़ा रहा, चाहे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेकर खड़ा रहा, वो सराहनीय, उसकी सराहना होना चाहिए। हमने भावुकता में आकर कोई कदम नहीं उठाया, ये बड़ी बात है। और दुनिया में जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त ही भारत के ऊपर ये दबाव था कि आप पूंजीवाद के साथ जाएंगे या फिर साम्यवाद के साथ जाएंगे। तब भी भारत ने तय किया था कि ना मैं पूंजीवाद के साथ जाऊंगा, ना साम्यवाद के साथ जाऊंगा, मैं अपनी अलग लकीर खींचूंगा। यूक्रेन वॉर में भारत ने वो बिल्कुल अलग लकीर खींची, और उसकी सराहना देश के अंदर होनी चाहिए, भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। और जिस भी विदेश नीति में नेशनल इंटरेस्ट का फर्दरेंस होता है, वही असली नीति है। आप भावना में बढ़ के आप चले जाए कि नहीं मैं रूस के साथ नहीं, मैं यूक्रेन के साथ होना चाहिए, वो गलत है। ठीक है, तो हर्षवर्धन जी देखिए, अब जो बात आशुतोष जी से मैंने यहाँ पूछी कि 2014 से लेकर साल 2022 तक कोई तो एक बात होगी, लेकिन उस बात को याद करते करते या उस बात को एक्नॉलेज करने में उन्हें एक समय लगा, या उन्हें वो बात कहने में एक समय लगा। क्या आप भी ये पाते हैं कि एक परिस्थिति ऐसी है कि लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स आज की तारीख में हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, स्वीकार करने में एक हिचकिचाहट अभी भी देश के भीतर आपको दिखाई देती है? नहीं मीनाक्षी जी, मुझे नहीं लगता कि स्वीकार करने में हिचकिचाहट है। आशुतोष जी हमारे बहुत वरिष्ठ रहे हैं और उन्होंने जो कहा दरअसल सच वही है, लेकिन चूंकि उनको पहले से कुछ उनके मन में था, गुस्सा था अमित मालवीय के प्रति, तो उसको निकालना था, लेकिन सच वही बता रहे हैं। वही बात हम लोग भी शुरू से कह रहे हैं, वही बात सुशांत सरीन जी ने कही, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि आप अलग अलग मोर्चे की बात करते हैं। कोई देश कैसे मोर्चे लड़ता है, कैसे तैयारी हो जाती है, तो डिफेंस के मोर्चे पर है, जो एकदम जिसको कहते हैं कि नेट इंपोर्टर था, इस्तेमाल किए हुए सड़े गले, जहां कोई खतरा, मतलब किस तरह का खतरा सैनिकों को हो सकता है उसकी कल्पना नहीं हो सकती, वो हथियार लेने वाला देश आज एक्सपोर्ट भी करने लगा है। वो देश जो लाइन लगा के कहता था कोई आपदा आ गई तो हमें भैया मदद करो मदद करो मदद करो, गेहूं से लेके हर संकट में, आज जो कहता है हम वैक्सीन भेजेंगे, भाई हमारे यहां भी मुश्किल है लेकिन फिर भी हम भेजेंगे। जब कोई कहता है कि युद्ध का समय है, रशिया इतना बड़ा पार्टनर है, पुराना पार्टनर है, हम उसी के यहां जाकर कहते हैं, हम पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि युद्ध का युग नहीं। बताइए कौन दुनिया का नंबर 1 ताकत की भी हैसियत है क्या? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बोला कि ये युद्ध का युग नहीं है? वो तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और ऐसे ढेर सारे मसले हैं। जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे, लेकिन अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर हमारी एनर्जी सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। यही हम भी कह रहे हैं, यही आशुतोष जी भी कह रहे हैं। अब कुछ चीजों में होता है, मुझे लगता है वो बहस के लिए भी तो ठीक है, चर्चा के लिए अच्छा है, विपक्षी दलों के लिए भी अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की और भारतीय नेतृत्व की दुनिया में शक्ल बदल दी है, ताकत के साथ बदली है। अजय वर्मा जी एक्नॉलेज करेंगे इसे अभी इस पैनल पर बैठकर कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, इसके बारे में आप सोचिए, तो ये भारत की एक कामयाबी है कि जो बात बड़ी बड़े वर्ल्ड लीडर्स नहीं कर पा रहे हैं, वो भारत उस जगह पर मौजूद होकर दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने कह रहा है और बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि ये बड़ी उपलब्धि है भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में? मीनाक्षी जी, आशुतोष जी अभी कुछ चीजें कह रहे थे अमित मालवीय के, उस पर पूरा देश निंदा कर रहा है। बीजेपी के आईटी सेल इनके भक्त और अंधभक्तों को तो छोड़ दीजिए, जिन्हें देश से लगाव नहीं है, लोग नकली बात करते हैं। अब मैं बताऊं, तो ठीक है ना सर, उन्हें इग्नोर करिए ना, मैं तो दूसरा सवाल पूछ रही हूं, एक्नॉलेज करते हैं, मैं ये सवाल पूछ रही हूं। विषय पे कहा था, चाइना के विषय पे कहा था कि चाइना चालबाज है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता और चाइना ने एंट्री कर ली है, और मोदी साहब ने क्या कहा था कि कोई नहीं घुसा है। तो ये कौन सी विदेश नीति है? ये समय के अनुसार विदेश नीति करते हैं, और जो इनके मुखौटे चेहरे के रूप में कुछ लोग बीजेपी के बैठते हैं, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से देश की मुख्य मुद्दों से भटकाइए, देश के जो हालात है उन्हें ढकाइए, उन्हें छुपाइए। पहले जो पत्रकार और जर्नलिस्ट होते थे बड़े ईमानदार होते थे और उनकी लेखनी में बड़ी ताकत होती थी, वो सत्ता से डरते नहीं थे। ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये कहते हैं और अगर वर्ल्ड लीडर्स उस बात को फॉलो कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से एक्नॉलेज करने में इतना हेजिटेट क्यों कर रही है? अजय वर्मा जी, ये है सवाल।
वर्ल्ड का मतलब यह है मीनाक्षी जी कि 196 कंट्री हैं संसार में। उनमें रशिया भी एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है, चाइना भी एक कंट्री है, ब्रिटेन भी एक कंट्री है, भारत भी एक कंट्री है। हमारा भारत उम्दा बने, हमारा भारत 10 ट्रिलियन की योजना में बनाए, हमारे भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाए, तभी तो हमारे घर के लोगों को, भारत के लोगों को, भारत के 85 करोड़ गरीब बना दिए जो 2014 में 24 करोड़ थे। तो ये भारत की उपलब्धि। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नीति, ऐसे विश्व मंच का क्या करेंगे कि यहाँ का गरीब मर जाए, यहाँ के लोगों को रोटी ना मिले, यहाँ भूखमरी के कगार पे हम बढ़ जाएं, व्यापार खत्म हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए और देश के 10 बड़ी कंपनी बिक जाएं और आगे बिकने के प्लान हो जाएं। तो ये सबसे पहले अपना घर संभालिए। विदेश में तो सुशांत जी, आप जवाब देना चाहेंगे अजय वर्मा जी को? पड़ेगा, चुनाव तो यहीं लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो वो हिंदुस्तान के हैं, 196 कंट्रियों में नहीं है। ठीक है सुशांत सरीन जी, अगर इन्होंने बोल लिया, देखिए इनका तो मैं जवाब नहीं दूंगा मीनाक्षी, इट्स पॉइंटलेस इस तरीके के डिबेट, क्योंकि ना सार है ना पैर है जो ये कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं 3-4 चीजें रखना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिबेट मेरे ख्याल हम डिविएट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी जो आपने बात की ना, जो आशुतोष जी ने शुरू में बात की थी कि देखिए आपको अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरे के कद घटाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये मेरे ख्याल हमारे को सबको एक्नॉलेज करनी चाहिए कि जो आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भारत की, उसका ज्यादा श्रेय जो है वो नरसिम्हा राव जी को जाता है, जिन्होंने उस सब सारी चीज का संचालन किया। लेकिन उनको तो ये भूल गए हैं क्योंकि वो अब इनकन्वीनियंट हो गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो आलोचना हो रही है वो भी तो वही हो रही है ना जो पहले किसी और ने की होगी जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे या किसी और दल के प्रधानमंत्री थे। आज भी तो वही आलोचना हो रही है कि मोदी को नीचे करो ताकि अपना कद बढ़ा सको, और क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये कि आपको एक चीज मेरे ख्याल स्वीकार करनी पड़ेगी, एक जमाना था जब हम थर्ड वर्ल्ड के लीडर थे, ठीक है, तीसरा विश्व जो है, जो गरीब गुरबा सारे देश थे, G77 वगैरह वगैरह, उसके हम नॉन अलाइंड मूवमेंट जो ना इधर थी ना उधर थी, हम उसके नेता होते थे। जो विश्व की बड़ी ताकतें थी आर्थिक तौर पर या सामरिक तौर पर, उसमें हमारी गिनती कहीं नीचे होती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी आए हैं तो इसलिए हम वहां पर पहुंच गए। भारत की एक उन्नति हुई है जिसके करके आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑब्वियसली हमारी आपकी जो सैन्य शक्ति है वो भी एक दुनिया की एक पहली 10 ताकतों में मानी जाती है। ऑब्वियसली उसका एक रिजल्ट होगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, वहां पर आपकी कितनी आवाज सुनी जाती है। अब मेरे को तो याद है पहले भी जो पत्रकार होते थे वो इनका जो गांधी परिवार था या जो उस समय के प्रधानमंत्री होते थे उनका ढोल बजाया करते थे। उनको मुफ्त की ट्रिप भी मिलती थी प्रधानमंत्री के जहाज में, वो भी खैर आजकल बंद हो गई, आजकल पत्रकार काफी नाराज हैं इससे। लेकिन उनको बड़ा कुछ किया जाता था उनको अच्छी प्रेस लेने के लिए। उस समय भी बुगल बजाए जाते थे कि जी राजीव गांधी यूएन में गए हैं और यूएन में पता नहीं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में पता नहीं कौन से उन्होंने झंडे गाड़ दिए। आज तक तो हमने वो झंडे देखे नहीं है कहां पर गड़े हुए हैं। तो पहले भी यही इसी टाइप से लोग प्रधानमंत्री की जो विजिट होती थी उसको एक मेजर सक्सेस बना करके पेश करते थे। आज भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पुराने जो पत्रकार थे उनमें से बहुत सारे तो रिटायर हो गए हैं, कुछ आजकल इन्होंने सांसद भी बनाए हुए हैं, महाराष्ट्र से 1-2 हैं, लेकिन उनका देखिए ना वो कम दरबारी थे क्या? तो ये तो बहस चलती रहेगी यहाँ पर, इसमें कोई मेरे ख्याल इतनी बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आप जो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो ताकत है, उससे आप जिस पटल पे बात कर रहे हैं वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कम विकासशील देश हैं या जो LDCs जिनको बोलते हैं आप उनको त्याग रहे हैं। आप नहीं, आप उनको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, आप उनकी भी एक लिहाज से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी शक्तियां हैं उनको आज आपकी जरूरत है, वो आज आपके साथ संपर्क में है। क्या आप बताइए अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, आप बताइए। ठीक है, मैं सर अब ठीक है, मैं अब जनता के सवाल भी कुछ कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। भोपाल से शिशिर का सवाल है, विदेश नीति में मजबूत भर होने से क्या होगा? क्या ये सच नहीं है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और क्या यही अच्छे दिन हैं? इसके अलावा अगला सवाल भदोही यूपी से संजय मिश्रा का है। वो ये पूछ रहे हैं कि आज दुनिया में भारत का महत्व इतना बढ़ा है, ऐसे में PM मोदी के कार्य और उनकी नीतियों को कैसे नकारा जा सकता है?
मुंबई से संजय प्रजापति का सवाल आशुतोष जी से है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों से पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोई एक तो अच्छा काम किया होगा, या सिर्फ विरोध करना है इसीलिए उनके नाम पर विरोध हो रहा है? सच बताइए। खैर आशुतोष जी इसका जवाब दे चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। जो पहला सवाल था भदोही से, वो सवाल मैं अपराजिता जी के पास बाद में लेकर जाऊंगी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वक्त भारत की तस्वीर दिखाई देती है, खास तौर पर जो हम हाईलाइट करके इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, प्रधानमंत्री का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर से ये बयान देना और उसके बाद अगर इस बयान के समर्थन में बाकी वर्ल्ड पावर्स दिखाई देती हैं, अमेरिका तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे पाता है, तो क्या इसे बड़ी तस्वीर के रूप में देखे जाने की जरूरत नहीं है क्या? घनश्याम तिवारी जी। देखिए, अभी मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी शी जिनपिंग से मिले और ये 20वीं मुलाकात थी, लेकिन ये इनफॉर्मल मीटिंग है। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि फॉर्मल मीटिंग होगी कि नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री जी को विदेश नीति पर आंकना है तो ये सोचिए कि इकलौते प्रधानमंत्री जो 20 बार चाइनीज प्रीमियर से मिल चुके हैं, तब ये हालत है। ये बात प्रधानमंत्री जी की दुनिया को युद्ध की जरूरत नहीं है शी जिनपिंग से क्यों नहीं कह सकते? वो वीडियो कहाँ है जहां पे हमें सुनाई देगा? राष्ट्रपति पुतिन से कहनी अलग बात है, वो वॉर इंडिया और रशिया के बीच में नहीं है, रशिया और यूक्रेन के बीच में है। जो भारत और चीन के बीच में, वहां तो प्रधानमंत्री जी ने कोई आया ही नहीं। गलवान में हमारी सेना के शूरवीर शहीद हो गए, देश के रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रचार कर रहे थे और उन्हें 24 घंटे लगा इसे एक्नॉलेज करने में। तो मुझे लगता है कि खोखला नेतृत्व देश नहीं चाहता है। अगर अमित मालवीय जैसे लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ढोल बजाएंगे तो खोखला दिखाई देगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व के बारे में प्रेसिडेंट ओबामा कह रहे थे, अन्य राष्ट्र लोग कह रहे थे, अगर आपका नेतृत्व धारदार है तो दुनिया स्वयं बोलेगी। फेक न्यूज का ढोल बजाने वाले लोग अगर आपके नेतृत्व का ढोल बजाने लगे तो इसका मतलब आपका नेतृत्व खोखला है। बहरहाल प्रधानमंत्री जिस पटल पर हैं, उस पटल पर भारत इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या वैश्विक परिस्थिति हो या दुनिया की इकोनॉमी हो। लेकिन वो खोखला ढोल बजा करके, अच्छे लिबास पहन करके, अच्छी फोटो ऑप करके नहीं आएगा। वो बायलैटरल जो अलग अलग आपने अमित मालवीय के स्टेटमेंट का जिक्र किया, लेकिन मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने पढ़ रही हूँ। 15 नवंबर 2022 को डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर योर कोलैबोरेशन विद WHO ऑन होस्टिंग एंड बिल्डिंग द ग्लोबल ट्रेडिशनल हेल्थ सेंटर टुगेदर फॉर हेल्थ फॉर ऑल। अगस्त 2022 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रेजेस इंडियाज कोविड-19 स्ट्रेटजीज। अप्रैल 2022 फ्री राशन प्लान कर्ब्ड पॉवर्टी इन पैंडेमिक ईयर्स, ये IMF का पेपर कहता है। जुलाई 2022 नो रिसेशन रिस्क फॉर इंडिया, ब्लूमबर्ग का सर्वे कहता है अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को लेकर। जून 2022 द इंडियन इकोनॉमी हैज रीबाउंडेड स्ट्रांगली डिस्पाइट 3 सिग्निफिकेंट कोविड-19 वेव्स, द US ट्रेजरी सेड इन रिपोर्ट टू द US कांग्रेस। क्या ये सब कुछ खोखले ढोल हैं आपके लिए, घनश्याम तिवारी जी? बिल्कुल ठीक है। अगर आप WHO के आधार पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने भी बोला WHO के बारे में, फिर आप ये क्यों डिसमिस करती हैं कि WHO ने कहा कि 4.7 मिलियन डेथ्स हुई थी? तो अगर आप किसी एक संस्था के आधार पर अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं तो संस्था की रिपोर्ट को भी प्रस्तुत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लेकिन मैंने जो आपको बिंदु गिनाए, वो जो बिंदु हैं वो अलग अलग संस्थाओं द्वारा दिए गए बिंदु हैं, किसी सिर्फ एक संस्था की बात नहीं थी। अब लेकिन सवाल ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये भी है, आप ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव उन्होंने लिखा है उसका क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं, और इसीलिए सवाल सीधे अपराजिता जी आपके पास लेकर आ रही हूँ। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये उनका आरोप है आप पर। देखिए, सर्वे रिपोर्ट आई, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है और इसमें ग्लोबल रेटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च स्थान पर आए। 75% अप्रूवल रेटिंग हुई। या भारत के लोगों ने नहीं किया है या अंतरराष्ट्रीय संस्था ने किया, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि व्लादिमीर पुतिन का भी नाम लिया जाए। अगर आपने बराक ओबामा का नाम मनमोहन सिंह जी के लिए लिया तो व्लादिमीर पुतिन ने भी हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह स्वतंत्र विदेश नीति कर सकते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करके खुद एक अच्छी विदेश नीति भारत के लिए बना सकते हैं। इतनी काबिलियत प्रधानमंत्री जी रखते हैं। और मैं कह दूं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने, वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया के 4 पॉलिसीज की बड़ी सराहना की है। मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट की जो नीति हमने अपनाई है, डिजिटल इंडिया की जो हम गुरुत्व दे रहे हैं, तीसरा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और चतुर्थ
कोविड मैनेजमेंट, कोविड प्रबंधन। ठीक है, तो ये इन बिंदुओं का जिक्र तो अपराजिता जी मैंने भी किया ना यहाँ पर, लेकिन उनका सवाल कुछ और है, उनका सवाल और उनका आरोप अलग है। और हर्षवर्धन जी, मैं चाहूंगी आप भी इस पर जरूर टिप्पणी करें। देखिए, बड़ा आरोप विपक्ष ये भी लगाता रहा है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंच आपकी तारीफ कर रहे हैं उसे तो आप हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर आपका क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसे आप रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए, मैं कह दूं, नरसिम्हा राव की बात की। हर्षवर्धन जी से मेरा सवाल था। ठीक है हर्षवर्धन जी, थोड़ा समय एक बार उनका जवाब ले लीजिए। जिम्मेदारी होती है, तो बंधे होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने मुझसे जो सवाल किया मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं उसके निगेटिव को हम क्यों नहीं सुनते हैं और पॉजिटिव को ही सुनते हैं, तो दो तरह से देखना चाहिए। एक रिपोर्ट ये है, जैसे हंगर इंडेक्स रेगुलर आती है नियमित तौर पर, तो क्या श्रीलंका और पाकिस्तान अगर हमसे बेहतर हो गए या हैप्पीनेस इंडेक्स में बेहतर हो गए तो हंसी ही आएगी ना इस रिपोर्ट को सुनकर। लेकिन अगर आईएमएफ की चीफ रही क्रिस्टीना लगार्डे ये कहती हैं कि दुनिया के अंधकारमय वातावरण में भारत धूमकेतु की तरह चमकता सितारा है, तो ये सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की हैं, रघुराम राजन के साथ वो पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अभी जो समझाया और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रूपी को संभाला है भारत की सरकार ने, और वो दुनिया का उदाहरण दे रही थी, लेकिन यहां कुछ अर्थशास्त्री निकल आए जो निर्मला सीतारमण के बयान पर हंसने लगे। तो अब आप कौन सी बात कहेंगे? और दुनिया के सारे नेता, क्या व्लादिमीर पुतिन को ये नेता नहीं मानते हैं? क्या ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर को ये नेता नहीं मानते हैं? क्या दुनिया के अलग अलग मंचों पर जो इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं उनको ये नेता नहीं मानते हैं? क्या ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं उनको ये नेता नहीं मानते हैं? जो शिंजो अबे के बयान है उनको ये नेता नहीं मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि क्वाड से लेकर आज G20 के मंच तक भारत की जो प्रतिष्ठा है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो दुनिया अगुवा हो गया। और एक बात मैं कह के बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। जब हम ये कहते हैं ना कि भारत क्यों नहीं बोल सकता, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान के बाद बाकायदा फ्रंट बॉर्डर पर जाकर वो बात बोल कर आए थे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, आज तक किसी भारत के प्रधानमंत्री ने ये तरीका नहीं किया है। और जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोलेंगे। अब एक चीज समझिए, ना अमेरिका ये कह सकता है कि युद्ध का युग नहीं है, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है, ना चीन ये कह सकता है अपने पड़ोसी देशों पर हमला करता है। भारत अकेला देश है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाता है, और उस लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अगर दुनिया में कोई नेता बन रहा है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। ये बात कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है अजय वर्मा जी, जिन देशों के नाम अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने गिनाए हैं और वहां के नेताओं के नाम गिनाए हैं, सवाल यही कि उनकी बातें भी आप लोगों के लिए मायने नहीं रखती हैं, तो फिर किसको लेकर आए जिस पर आप विश्वास करेंगे? मीनाक्षी जी, देखिए इंडेक्स की जहां तक बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को उठा के पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इनकी जो सुविधा है, अगर इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाएगा तो इनकी एक आईटी सेल की एक सेट टीम बना रखी है कि उसका झूठ और सच में विरोध करिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ थे? 139वें नंबर पे, टोटल 144 कंट्री हैं। अगर हमारी हैप्पीनेस बढ़ती तो संसार में उसे ये गलत साबित कर देंगे, नहीं बोलेंगे ऐसे। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ थे? 63 पॉइंट्स नंबर पर थे हम, और आज 109 नंबर पे पहुंच गए हैं। और भी बहुत सारे इंडेक्स में अगर गिनाऊंगा तो डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है कि विदेश में जा रहे हैं, इवेंट्स को बना के यहां से लोगों को ले जाते हैं और वहां जिंदाबाद कराते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कराया। इवेंट्स देखिए, चाइना पर माइक ऑफ, हमारे नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, महंगाई पर माइक ऑफ, नोटबंदी पर माइक ऑफ, अग्निपथ पर माइक ऑफ, बेरोजगारी पर माइक ऑफ। ऐसी हालत संसद में कर दी है, कभी पत्रकारों के सामने प्रेस में नहीं आएंगे, देश के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। अब ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाइए, अच्छी बात है, लेकिन इस भारत को कैसे बचाया जाए और भारत की रक्षा कैसे की जाए, मैं समझता हूं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे पड़ोसी देश से क्या संबंध थे, हमारे छोटे छोटे देशों से, और आज हम कहां पहुंच गए, क्या संबंध हो गए, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए यहाँ के लोगों को। और सुशांत सरीन जी, मुझे एक बात बताइए, जो विपक्षी पार्टियों से जो पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया है कि किस इंडेक्स पर आप यकीन करेंगे, किसे रिजेक्ट करेंगे। जो आपके फेवर में जाता दिखाई देता है उसको बिलीव कर लेते हैं, जो खिलाफ है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन इंडेक्सेस का, इन रिपोर्ट्स की प्रामाणिकता को लेकर भी एक सवाल लोगों के जहन में है।
बिल्कुल है और होना भी चाहिए। एक तो मैं जरा फैक्ट चेक कर दूं, 50 लाख लोग ये जो घनश्याम तिवारी बात कर रहे थे WHO की एक रिपोर्ट, यार इनको बात करने दे, मैं चुप हो जाता। नहीं वो चुप है सर, इनको बड़ा शौक है अपनी आवाज सुनने का, मैं चुप हो जाता। तो ये घनश्याम तिवारी जो बात कर रहे थे, WHO की रिपोर्ट है कि 4.5 मिलियन का एक फिगर दिया है उन्होंने। मेरा आग्रह होगा तिवारी जी से कि जरा ये रिपोर्ट मुझे भी दिखा दीजिए कि WHO की कौन सी रिपोर्ट है। तो ये थोड़ी सी फेक न्यूज है। एक ये थिंक टैंक था जिसने ये आंकलन लगाया था, ये उसी तरह के का आंकलन है कि जब कोरोना का एपिडेमिक शुरू हुआ था तो उस समय कुछ लोगों ने आंकलन लगाया था कि पता नहीं 2-2, 3-3 करोड़ लोग मरेंगे यहाँ पर। तो ये उसी तरह का आंकलन है, इसलिए मैं इसको बहुत संजीदगी से नहीं लेता। दूसरी चीज ये कि जहां तक इन इंडेक्सेस का सवाल है, मैं कल हर्षवर्धन जी ने बड़ी अच्छी बात की। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो अपने लिए खाना नहीं बनाता, हमारे से खाना लेके जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि भारत में हंगर इंडेक्स में आपका बहुत कमजोर नंबर हो गया। 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों लोगों को जिसमें परिवार तो शायद कम होंगे, आप खाना दे रहे हैं। और उसके करके वो जो सारी लाभार्थी वाली स्कीम थी जिसके करके आपने कोरोना के टाइम पे और उसके बाद भी जो एक भूखमरी थी उसको टोटली आपने वाइप आउट किया, लेकिन आपका इंडेक्स कुछ और कहता है। उसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो भी लोगों ने चेक कर लिए हैं और उस सारी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, वो तो शायद इन्होंने पढ़ी नहीं होंगी। जहां तक अभी बात की कि जी वो छोटे देश जो हैं भारत के, उनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं कितने पहले इतने अच्छे होते थे, कितने खराब कर दिए। राजीव गांधी जी ने सेना भेजी थी श्रीलंका में, और फिर क्या हुआ था वो भी हमने देखा। राजीव गांधी जी के टाइम पर इसके साथ नेपाल के साथ आपने ब्लॉकेड किया था, वो भी हमने देखा, और वहां पर क्या हालात हुए। सर, हाँ। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते थे वो भी हमने देखा, और पाकिस्तान के साथ तो सदियों से ऐसे रहे हैं, और उससे पहले जो चीन के साथ रिश्ते थे वो भी हमने देखे हैं। तो पता नहीं कौन से रिश्तों की बात कर रहे हैं ये लोग कि बहुत अच्छे होते थे पहले, पता नहीं हमने कौन से झंडे वहां पर गाड़ दिए थे। ठीक है, अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ रही हूँ। कौन से थे? ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ रही हूँ। समय की कमी है सर, आपके क्या रिश्ते थे? ठीक है, समय की कमी है और जनता के सवाल भी इस बीच आएंगे। हमारे पास ऑडियो में है सवाल या टेक्स्ट सवाल है, बताइएगा। ठीक है, टेक्स्ट में ये सवाल आए हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र सिंह का सवाल है, G20 जैसे सम्मेलनों में दुनिया के नेता मिलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर यूक्रेन और ताइवान जैसा तनाव खड़ा ही क्यों होता है। देहरादून से विवेक शर्मा का सवाल है कि ऐसा क्यों है कि मोदी के पीएम बनने के बाद से G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर मीडिया में भारत भारत होता है, ये सरकार का इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं है। तो ये सवाल यहाँ पर जनता के भी हैं। अपराजिता जी 2 लाइन में बस कंक्लूड करिएगा, समय की कमी है। देखिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड भारतवासियों के समक्ष है, और इसलिए ये सब जितनी उपलब्धियां हैं दिख रही हैं, पहले दिखती नहीं थी क्योंकि होती नहीं थी। मैं 2-3 शब्दों में कहना चाहूंगी कि 1 साल में हमारा निर्यात 31% बढ़ा है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। आज भारत लेने वाला नहीं, देने वाला देश है। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की है, डिजिटाइजेशन की प्रशंसा हुई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रशंसा हुई है। 2014 में मैं आपको बता दूं 100 स्टार्टअप हमारे देश में थे और अभी 80,000 स्टार्टअप हमारे देश में हैं। ठीक है, उपलब्धियों का जिक्र आप कर रही हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जमीन पर ये उपलब्धियां उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। आशुतोष जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं, देखिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को कोई का इस्तेमाल करेंगे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ में, निश्चित तौर पर, लेकिन जो नेगेटिव है उसको भी एक्सेप्ट करिए। आप बेरोजगारी के आंकड़े सरकार देती नहीं है, किसानों की हत्या के आंकड़े सरकार देती नहीं है, कितने लोग कोविड में मरे इसका कोई आंकड़ा नहीं। सरकार तो कहती बिना ऑक्सीजन के एक भी आदमी नहीं मरा है। अब इसके आधार पर आप क्या कहेंगे? तो अगर टाइम मैगजीन ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री डिवाइडर इन चीफ हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। मेरा कहना है कि 2 यार्डस्टिक नहीं हो सकती कि WHO की एक रिपोर्ट को लेके तो आप तारीफ कर देंगे, दूसरी रिपोर्ट को कह देंगे तो फालतू रिपोर्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज वॉशिंगटन DC ने अगर साफ तौर पे कहा है कि भारत में 3 लाख से 4.7 मिलियन लोगों की मौत हुई तो उसको भी एक्सेप्ट करिए ना, फिर उस स्टडी को भी एक्सेप्ट करिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट आ गए हैं, बहुत सारे पत्रकार आ गए हैं जिनको सरकार की चमचागिरी करने मजा आता, आनंद आता, तो करने दीजिए उनको आनंद। मैं तो साफ बात कहता हूं कि एक ही यार्डस्टिक होना चाहिए, 2 यार्डस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको विदेशी एजेंसियों की तारीफ पसंद है तो उनकी आलोचना भी आपको पसंद होनी पड़ेगी। ठीक है, हर्षवर्धन जी 2 लाइन में बस कंक्लूड करिएगा सर, समय की कमी है। मैं सिर्फ यही कहूंगा मीनाक्षी जी, देखिए, मुद्दों पर बात करेंगे आप तो सही बात कर पाएंगे,
जब आपके अंदर बरसों की मानसिक गुलामी भरी होगी तो फिर आप एजेंडा चलाएंगे और दिख जाएंगे। टीवी पर सब कुछ दिखता है। तो मुझे लगता है कि दुनिया देख रही है कि क्या भारत कर रहा है, उसकी तारीफ हमें करना चाहिए। भारत की तारीफ से बुराई लगे या भारत को भूखा साबित करने की कोशिश लगे तो संकट तो है। पत्रकार के तौर पर भी, सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी, पत्रकार ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सवाल पब्लिक का में कोशिश यही थी कि मुद्दों को एड्रेस किया जाए और सभी विचारों को एक मंच दिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आगे देखिए देश और दुनिया की 50 अहम खबरें।